हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। आज हम नीट के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम जैविक वर्गीकरण भी कहते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले आज देखने वाले हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमको जीवों को क्लासीफाई करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है। तो इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। सपोज़ कीजिए कि आप जिस टेबल पर बैठे हैं पढ़ाई करने, वहाँ उस टेबल पर बहुत सारे बुक बिखरे हुए हैं और आपको बायोलॉजी की बुक चाहिए। चूँकि बहुत सारे बुक बिखरे हुए हैं तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जो मेरा बुक है वो क्या हो, सिस्टमेटिक जमा हुआ हो। इसका मतलब ये है कि एक और बायोलॉजी का बुक हो और एक और क्या हो, कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का बुक हो। अब इससे क्या होगा, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक ऐसे ही क्या होता है, ठीक ऐसे ही होता है लाइब्रेरी में। कभी आप लाइब्रेरी गए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, बुक रखे होते हैं। अब सपोज दैट कि आपको कोई फिजिक्स का बुक ढूंढना है, केमिस्ट्री का बुक आपको ढूंढना है, तो क्या करेंगे, आप उस सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन का नाम लिखा होता है जहाँ पर साइंस होगा, और साइंस सेक्शन में आपको फिजिक्स की बुक वहाँ पे मिल जाएगी। अब इससे ये होगा कि जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं किसका, बुक का। बुक को हम उसके विषय के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे सपोज कीजिए आप गए यहाँ पे, यहाँ पर साइंस का एक सेक्शन है। साइंस में क्या हुआ, यहाँ पर बायोलॉजी की बुक रखी हुई है, यहाँ पर फिजिक्स की, यहाँ पर केमिस्ट्री की, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नोट्स होगा जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका मन क्या है, आपका मन करता है मुझे केमिस्ट्री की बुक पढ़नी है, तो क्या करेंगे, आप केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर साइंस सेक्शन में, और केमिस्ट्री का बुक उठा लेंगे और क्या करेंगे भाई, आप पढ़ना शुरू कर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पूरी केमिस्ट्री की बुक आ गई या फिर कोई बायोलॉजी की यहाँ पर पूरी बुक आ गई। इससे क्या हो बताओ, इससे आप क्या समझे, इससे समझे कि हम जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो होता क्या है कि हमको उसको समझने में, ढूंढने में, पहचानने में, और यहाँ तक कि हमको अध्ययन करने में क्या होती है, हमको आसानी मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार बच्चों, लाखों मिलियंस ऑफ क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म हमारे इस पृथ्वी पर है, उनको क्या करना है, समझने के लिए, पहचानने के लिए, और उनका आसानी से अध्ययन करने के लिए हमको वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इससे हमको निष्कर्ष क्या निकला कि वर्गीकरण से हम जीवों को पहचानने, समझने और अध्ययन करने में हमको क्या होते हैं, हमको आसानी से पाते हैं। तो आई होप इसका आंसर समझ गए होंगे। इसके अलावा क्या होता है, देखो, हजारों लाखों जीव यानी कि 1.7 टू 1.8 मिलियंस क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म है, ऐसा आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया है। क्या इन सब का एक साथ अध्ययन करना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे हम, इतने सारे जो क्या करेंगे, हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन करना भी हमको बहुत ज़रूरी है। वर्गीकरण की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि संख्या अधिक है, लाखों मिलियंस ऑफ करोड़ों में इसके जीवों की संख्या है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि समान लक्षण वाले जीवों को एक साथ रखकर उन्हें समझना आसान हो जाता है। जिस प्रकार मैंने कहा था कि फिजिक्स की बुक कहीं और रखी है, केमिस्ट्री की बुक कहीं और रखी है, और बायोलॉजी की बुक कहीं, इसका मतलब है बायोलॉजी का लक्षण समान होगा, केमिस्ट्री का लक्षण समान होगा। उसी प्रकार जो जीव होते हैं उनको कुछ विशेष आधार के समान लक्षणों के आधार पर उसको बांटता है। जैसे कि प्लांट का अलग करेक्टर होता है, एनिमल का अलग करेक्टर होता है, बैक्टीरिया का अलग है, ठीक है, फंगस का अलग है, पैरामीशियम का अलग लक्षण होगा। तो ये सब क्या करेंगे, इसको उसके समान लक्षणों के आधार पर क्या करेंगे, उसको बांटेंगे, इससे हमको समझने में आसानी होगी। थर्ड बात समझते हैं कि जीवों को पहचानने, समझने और उनके बीच संबंध जानने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हम कहते हैं कि साइंस तो साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी हैं। इन तीनों को समझने के बाद इन तीनों में क्या संबंध है ये हमको जानकारी मिलती है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक जीव लेंगे, उसके साथ दूसरे जीव को भी लेंगे, हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के बीच क्या संबंध रहा है, क्या उसका संबंध रहा होगा, इस पर हमको आसानी मिलती है। दूसरी बात यह है कि नई प्रजातियों की खोज, सपोज दैट कोई नई स्पीसीज की खोज की साइंटिस्टों ने, और उनको कहाँ पे रखना है हमको डिसाइड नहीं है, तो अगर हम पहले से इसको क्लासीफाई करके रखेंगे कि हाँ भाई मेढक को हमको एम्फीबियंस में रखना है, कोई प्राणी है उसको एनिमिलिया में रखना है, अब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो उनको सही स्थान का निर्धारण करने में क्या होती है, हमको आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जीवों के विकासी क्रम का भी ज्ञान होता है। इसका मतलब ये है कि हम उस जीवों के उद्विकास या एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, उनके एंसिस्टर या पूर्वज कौन थे, इनकी भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि वर्गीकरण की आवश्यकता हमको क्यों होती है, जीवों को हम क्यों क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन में आगे समझते हैं।
अब आता है मेन चीज़, हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपने बच्चों कई क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, आपने 5 किंगडम सुना होगा, आपने 6 किंगडम भी अभी नए नए आज उसको भी सुना होगा, आपने 2 किंगडम सिस्टम पढ़ा होगा, जैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2 जगत वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आपके क्लास में सर पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लिनियस। अब ये कैरोलस लिनियस का नाम आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। याद कीजिए क्या है, बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये कौन है। कैरोलस लिनियस को हम वर्गीकरण के जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस को, अब इसका जो पूरा नाम होता है, इसको कार्ल वॉन लिनियस का रियल नेम होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इन्होंने जितने भी जीव हैं उनको उनके कोशिका भित्ति के आधार पर इनको कितने भागों में बांट दिया, इसको 2 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन सा, पहला है प्लांटी, दूसरा क्या है, एनिमिलिया। इसलिए कहते हैं बच्चों 2 जगत, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहला किंगडम कौन है, पहला जगत कौन सा है, पादप जगत यानी कि प्लांटी जगत। दूसरा क्या है, एनिमिलिया यानी कि प्राणी जगत। तो सभी जीवों को उनके कोशिका भित्ति के आधार पर, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया था। तो उनकी कोशिका भित्ति के आधार पर सभी जीवों को प्लांट और एनिमिलिया में डिवाइड कर दिया था। अब कैसे किया होगा, जिन भी जीवों में, याद रखिएगा, जिन भी जीवों में कोशिका भित्ति पाई गई उनको किस में रख दिया गया, उनको रख दिया गया प्लांटी जगत में। क्लियर है क्या। और जिन जीवों पे कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल अनुपस्थित थी, अपसेंट थी, वो उसको किस में रख दिया, एनिमिलिया में रख दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैरोलस लिनियस ने कोशिका भित्ति के आधार पर 2 किंगडम सिस्टम को क्या किया, ये प्रपोज किया, और इसमें 2 किंगडम आए, प्लांटी और एनिमिलिया। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। फिर 1866 में एक साइंटिस्ट है, इसको नाम है अर्नेस्ट हिकल, इस साइंटिस्ट का नाम रखेंगे। इस अर्नेस्ट हिकल ने क्या किया, जो प्लांट हैं, जो प्लांटी किंगडम है, उसी प्लांटी किंगडम में कुछ और सूक्ष्म जीवों को जो एनिमल और प्लांट से भिन्न थे उनको हटाकर एक और जगत का निर्माण किया। उसको हम कहते हैं प्रोटिस्टा जगत। इसलिए कह रहे हैं क्या है भाई, समझो, प्रोटिस्टा जगत, प्लांटी और एनिमिला तो पहले था ही। तो अर्नेस्ट हिकल ने 1866 में इस प्लांटी में से और एनिमिलिया में से जो दोनों में से क्या हो, भिन्न हो, कुछ सूक्ष्म आकार जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा वगैरह हो गए, जो ना तो प्लांट थे ना तो एनिमल थे, इनको हटा के लिए इनके लिए अलग से एक किंगडम निर्माण कर दिया। इसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत कहते हैं। इस प्रकार से क्या हो गया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया 3 जगत हो गए। किसने दिया है, बार बार बोल रहा हूँ, अर्नेस्ट हिकल, को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। फिर 1956 में एक साइंटिस्ट आए, क्या भाई, कोपलैंड। कोपलैंड साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब समझो क्या बात है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब प्रोटिस्टा जगत में जिन सूक्ष्म जीवों को रखा गया था, चाहे वो जिसमें जो प्लांटी के गुण भी ना थे और एनिमिलिया से भी भिन्न थे, उनको एक और जगत दिया, उसको कहते हैं मोनेरा किंगडम। तो सबसे प्रोटिस्टा जगत में को ही हटाकर उसको डिवाइड करके एक और जगत का निर्माण किया गया, मुनेरा जगत। इस मुनेरा जगत की खास बात ये थी कि इनमें जितने भी जीव थे, सभी जीव कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे और एकोकोशिकी जीव थे। आगे समझाऊंगा कि प्रोकैरियोटिक और एकोकोशिकी का मतलब क्या होता है। और जो प्रोटिस्टा था उसको प्रोटिस्टा ना कहा गया, क्या कहा गया, उसको प्रोटोस्टिस्टा कहा गया। क्या कहा गया, प्रोटोस्टिस्टा कहा गया। फिर थर्ड है, ये तो प्लांटी था ही और एनिमिला था ही। तो कितनी जगत होगा बताओ भाई, मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, प्लांटी जगत और एनिमिलिया जगत, कितने हो गए, 4 जगत हो गए। यानी कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था, मुनेरा, प्रोटोस्टिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ते रहते हैं, जो खासकर जो NCERT दी हुई है 11th के, इसमें खासकर मेंशन किया गया है। और मोस्ट मान्य जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था, 1969 में रॉबर्ट, है ना, RH विटिकर ने दिया था। इसको तो आपको पता ही होगा, इसको आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, आई होप, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 9th क्लास में है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, RH विटिकर ने दिया था। और आज भी हम इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या करते हैं, इसको मानते हैं, यानी कि मोस्ट एक्सेप्टेबल होती है। अब कौन कौन से थे समझो, ये जो प्रोटोस्टिस्टा था, इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया। समझो किस प्रकार से,
पहला क्या है, पहला तो मोनेरा था ही। अब क्या किया गया, इस प्रोटिस्टा था ही, अब प्रोटिस्टा को ही तोड़ के एक और जगत बनाया गया, उसको कहते हैं, कौन सा जगत है, फंजाई। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, फंजाई यानी कि कवक जगत। कवक की एक खास बात ये होती है कि कवक वो स्वपोषी नहीं होते, ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं, जो इनको प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा से अलग बनाती है। हालांकि हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आधार के मानकर आर्यभट्ट ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। तो पहला क्या हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा को ही तोड़ दिया किसमें, फंजाई में, और फंजाई इसके बाद क्या था, प्लांटी और एनिमिलिया तो था ही था। इस प्रकार से जो आर्यभट्ट का जो मोस्ट मान्य आपका जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया जगत है। फिर एक और साइंटिस्ट आए बच्चों, जिसको हल्का सा आपके एनसीईआरटी में, अभी भी न्यू एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है, इसको आपको भी चेक करना है। एक साइंटिस्ट हैं कार्ल वुश। इन्होंने 1970 में यानी कि 1977 में क्या किया, इस मोनेरा किंगडम को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से भाग में समझते हैं, इस मोनेरा में कौन कौन से आते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं, तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है, पहला है आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा जो जगत है उनकी खास बात यह है कि जितने भी जीव होंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे, और कैसे होंगे, एक कोशिकीय होते हैं। अब उनको मोनेरा को 2 भाग में बांटा गया। पहला है आर्की बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं प्राचीन जीवाणु यानी कि एशियन बैक्टीरिया इसको कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है यू बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं सच्चे जीवाणु यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। तो मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया किसने, कार्ल वुश ने, किसमें, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था, प्रोटिस्टा तो पहले स्थायी था, फंजाई, फिर क्या है, प्लांटी और एनिमिलिया। इस प्रकार से कैसा हो गया, ये 6 जगत प्रणाली हो गया, यानी कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई। किसने दी थी, कार्ल वुश ने दी थी। तो एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। 2 किंगडम किसने दिया था, कैलोस लिनियस ने, कौन कौन सा, प्लांटी, एनिमिलिया। 3 किंगडम क्लास में किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने, कौन कौन सा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। 4 किंगडम क्लास में किसने दिया था, कोपलैंड ने, कब दिया था, 1956 में, कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटोकिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। 5 किंगडम क्लास में किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, कौन कौन सा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल वुश, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। लेकिन हम मेनली ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। तो हम क्या करेंगे, हम मेनली देखेंगे क्या, आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, आने वाले वीडियो में इसको देखने वाले हैं। चलिए, तो ये समझ गए। चलिए, अब इससे पहले कि अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगले वीडियो में पढ़ें, उससे पहले हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं, ताकि हमको जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो हमको आसानी हो। तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे, है ना। चलिए समझते हैं क्या होता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कैलस लिनियस, इसको हम कार्ल वॉन लिनियस का असली नाम यही है, ठीक है। अगर आप एडवांस पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, जो कैलस लिनियस है इसका रियल नेम क्या है, कार्ल वॉन लिने। इसको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकृत के क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। इन्होंने क्या किया, 2 जगत प्रस्तुत किया, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का इन्होंने प्रपोजल रखा। तो इन्होंने क्या किया, सभी पादपों व जंतु यानी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनको केवल किसके आधार पर, केवल कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के आधार पर उसको 2 जगतों में क्या किया, इसको क्लासीफाई किया। अब कौन कौन सा था, पहला है पादप जगत यानी कि किंगडम प्लांटी। दूसरा क्या है, एनिमिलिया किंगडम यानी किंगडम एनिमिलिया यानी कि प्राणी जगत। किसके आधार पे, कोशिका भित्ति के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। कभी किसी को क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए समझते हैं, ये तो हो गया। लेकिन क्या वजह है कि हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या सिस्टम को हम आज भी इसको मान्य नहीं कर पाते हैं, क्या इसकी कुछ कमियां हो रही होगी, इसलिए हम आज इसको 5 जगह मानते हैं। तो चलिए समझते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या क्या कमियां रही, समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, ये जो सब बातें एनसीईआरटी लाइन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। काफ़ी एनसीईआरटी लाइन में ज़्यादा फोर्स करता है आपके जो नीट बनाने वाले जो टीचर्स होते हैं। तो इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को क्या किया गया, इन सभी को यानी कि इन सभी को क्या किया गया, पादपों के साथ एक साथ रखा गया था। बताओ, बैक्टीरिया का अलग गुण है, ब्लू ग्रीन एल्गी का अलग गुण है, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का अलग गुण है। इन सभी को क्या किया गया,
एक अकेले किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित रहना एक समानता थी। बात यह थी कि इन सभी में क्या थी, इन सभी में सेल वॉल कॉमन था, जबकि उनके जो दूसरे लक्षण होते हैं, जबकि इनके अन्य लक्षण एक दूसरे से क्या थे भाई, एकदम अलग थे। अब केवल आपको कोशिका भित्ति का आधार मानना है, लेकिन उसके पोषण की विधि को देखना नहीं है, प्रजनन की विधि को नहीं देखना है कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, इसको आपको देखना नहीं है, वो मल्टीसेलुलर है कि यूनिसेलुलर, इसको भी देखना नहीं है। केवल आप कोशिका भित्ति के आधार पर इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी जीव थे, बैक्टीरिया, निरसवाल, फंजाई, मॉस, जिम्नोस्पर्म, सभी को प्लांटी जगत में रखा गया था। इनकी खास बात यह थी कि इन्होंने सभी में क्या थी, कोशिका भित्ति पाई जाती थी, समानता थी, लेकिन जिसके लक्षण थे वो अलग अलग थे। तो ये एक खामी रही इसमें कि केवल एक ही लक्षणों को देखा गया, बाह्य लक्षणों को देखा गया। नेक्स्ट चीज़ है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। अब समझो कुछ बातों को। ये जो बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया जो है, ये सब कैसे हैं, ये सब है प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक जीवों को आप इस प्लांटी जगत में, क्योंकि प्लांट तो यूकैरियोटिक है, उस प्लांट किंगडम में आपने प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक जीवों के साथ रख दिया है, ये तो गलत बात है। तो ये इसकी खामी रही। ठीक है, थर्ड पर देखते हैं, इस पद्धति के अनुसार एक कोशी जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया, यानी कि इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अंतर नहीं पहुंचाया गया। समझो कैसे कि जो क्लेमाइडोमोनास है, ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा जो स्पायरो वगैरह जो शैवाल है कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय हैं। तो ना तो लिनियस ने प्रोकैरियोटिक में अंतर समझा, ना ही उन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर समझा, इन सभी को एक ही प्लांटी जगत में रख दिया। ये इनकी खामियां थी। तो आई होप आप लोग को समझ आ पा रहा होगा। इस वर्गीकरण में जो कवक होते हैं, समझो जो फंजाई होते हैं, फंजाई की विशेषता ये होती है कि ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। लेकिन याद कीजिए जो प्लांट है, जो प्लांटी जगत है, जो प्लांट उसमें होंगे, वो प्लांट कैसे होते हैं, उन पर क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, पादप कैसे हैं, पादप कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो इसमें क्या किया गया, कवकों को भी इसमें रख दिया गया। ठीक है, तो इस वर्गीकरण में कवकों जैसे कि परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉपिक, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच में विभेद नहीं किया गया, इसको क्लासिफाई नहीं किया गया, क्योंकि कवक कैसे होते हैं, ये परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इन दोनों में अंतर नहीं किया गया था। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति कैसी होती है, काइटिन की बनी होती है। देखो, अगर कोशिका भित्ति को आधार माना भी गया है, तो प्लांट और फंगस के जो सेल वॉल है वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी होती है। जैसा कि जो फंगस की जो कोशिका भित्ति होती है, आप सबको पता हो किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो आई होप कि आप इसको सब समझ गए होंगे कि क्यों ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो चल नहीं पाई, इसमें बहुत सारी कमियां थी। इन सभी कमियों को आर.एच. विटकर ने अच्छे से दूर किया है। तो आगे हम अन्य इसको वीडियो में पढ़ेंगे। आप देखते हैं, पैरामीशियम एवं अमीबा के साथ एनिमिलिया जगत में रखा गया, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये भी एक क्या थी, एक खामी थी कि एनिमिलिया जगत में जो पैरामीशियम और अमीबा है, इनको रखा गया क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं थी। दूसरी बात यह है, पैरामीशियम अमीबा कैसे होते हैं भाई, ये एक कोशिकीय होते हैं, जबकि एनिमिलिया में कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए था। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों मान नहीं हो पाई, इनकी क्या क्या कमियां रही, किसने प्रपोज किया था, किसके भागों में किया था, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आप लोगों को थोड़ी सी भी मैं वैल्यू आपके लाइफ में क्रिएट कर पाया हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल नीट यूजी बायो को आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो के माध्यम से आपको कैसा लगा, अगला वीडियो कौन सा लाऊं। ठीक है, इसके अलावा अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो क्या करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकेंगे।
आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, आप नोट सकेंगे, इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका नाम है नीट यूजी बायो। इसका भी जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे मैं आपको दे दूंगा, जाकर वहाँ पे आप इसको फॉलो कर लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।